हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि R इक्वल टू 2F, ये हमारा रिलेशन था। या हम लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। और ये कब का केस था? जब एपर्चर स्मॉल था, यानी कि जब एपर्चर छोटा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कई बच्चे के ये डाउट था कि सर अगर एपर्चर बड़ा हो तब क्या होगा? तो बाबू चिंता मत करो, तुम्हारे लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कम एपर्चर वाला ही आएगा। तुम्हारे लेवल पे क्या, ऑप्टिक्स में जहां भी क्वेश्चन आएगा वो कम एपर्चर वाला मिरर ही होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा हर जगह वैलिड है। जब आप सवाल बनाने जाओगे, आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो 2 से भागा करके फोकल लेंथ निकाल लो, और अगर फोकल लेंथ गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो 2 से गुना करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। लेकिन इस लेक्चर में, अभी के लेक्चर में, छोटा से लेक्चर में हम बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। इसे हम प्रूफ करेंगे। ये बोर्ड के लिए इसेंशियल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बोर्ड के लिए ही पढ़ना है तो आप ये लेक्चर क्विट कर सकते हैं। ये लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बंद कीजिए, चले जाइए नेक्स्ट लेक्चर देखिए जो कि इमेज फॉर्मेशन पर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, नॉलेज के दृष्टिकोण से सर हम देख ले कि प्रूफ कैसे होता है, सच में हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम कनकेव मिरर में करेंगे और फिर हम कन्वेक्स मिरर में करेंगे। दोनों मिरर में हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कनकेव मिरर में। तो ये है हमारा कनकेव मिरर। जानते ही हो कनकेव मिरर क्या होता है। अगर आप बल्किंग और सरफेस को सिल्वर करोगे तो बनने वाला मिरर कौन सा होगा? कनकेव मिरर। तो ये अगर कनकेव मिरर है तो ये पोल होगा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आपको कि सर कैसे पता चला आपको यहाँ फोकस होगा? हम कहेंगे हमको कहाँ पता चला, देखो हम बता देंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आएगा, सॉरी ये टेढ़ा हो गया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आएगा तो मिरर से टकराने के बाद वो यहीं से जाएगा, और यहाँ से जो नहीं जाएगा तो हम कहेंगे अरे देखो फोकस यहाँ, जहां से गया वहीं फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट रे जहां से गया वहीं ना फोकस है। तो मैंने जबरदस्ती कहा किया, वहीं पर फोकस है। और मैंने बताया था आपको कि ये एंगल, ये नॉर्मल अगर हमें ड्रॉ करना हो तो नॉर्मल कौन सा हो जाएगा? क्या ये नॉर्मल है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ना नॉर्मल आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? तो अब बताओ, अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अरे हो जाएगा बुआ। और क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस मिरर का नाम हम MM- मिरर रख देते हैं। हम इस मिरर का नाम क्या रख देते हैं? MM-। दिस इज MM- कनकेव मिरर। और ये जो लाइट रे आ रहा है, लेट सपोज ये लाइट रे हम मानते हैं कि ये A से आ रहा है, B पॉइंट पर टकरा रहा है, और C पॉइंट तो यहाँ D पॉइंट की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? D पॉइंट की ओर जा रहा है। तो B इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। B इसका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और अगर मैं चाहूं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, जो परपेंडिकुलर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर गिरेगा, और ये N कहलाएगा। क्या कहलाएगा? N कहलाएगा। यानी ये परपेंडिकुलर जहां पर गिरा वो क्या है बुआ? N है। क्या है? N है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इस फिगर का इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करने के लिए चलूंगा। मैं इस रिलेशन को, नीचे वाले रिलेशन को मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और देखिए जरा सा, आप डायग्राम को देखिए फ्रॉम फिगर से ही देखिएगा। और इसका कोई लेक्चर सीट नहीं है, लेक्चर सीट अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड से लिखना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो फ्रॉम फिगर से ही देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप फिगर में देखो, फिगर से देखो तो आप क्या कह सकते हो? एंगल, ध्यान से देखना, एंगल ABC, दिस एंगल, ये जो एंगल I इज इक्वल टू एंगल CBF। ये एंगल, ये कहां से हुआ? एंगल I इक्वल टू एंगल R से। समझ में आ गया? और इन दोनों को, इन दोनों को मैं मान लेता हूं क्या? थीटा। क्या मान लेता हूं? थीटा। एंगल ABC एंगल CBF बराबर होगा, और ये बराबर होगा किसकी वजह से? एंगल I इक्वल टू एंगल R की वजह से। और इसको मैंने मान लिया क्या? थीटा। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखना, तो मैं ये कहता हूं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। बताओ, ये भी आप जानते हो, याद होगा आप, अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा तो दो अगर पैरेलल लाइंस हो तो ये एंगल और ये एंगल सेम होती है। इसे कौन सा एंगल कहते हैं?
इसे कौन सा एंगल कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल से सेम होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, ये है एंगल ए बी सी, एंगल आई वाला एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ये किससे हुआ? अल्टरनेट एंगल से। क्या कहेंगे इसे? अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा, अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये भी हमारा थीटा हो गया और ये भी हमारा थीटा हो गया। दोनों थीटा हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं देखूं तो अब जरा ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल? CBF। इन ट्रायंगल CBF, ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है CBF, अगर इसमें अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो एंगल BFP, एंगल BFP इक्वल टू एंगल, ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं, CBF प्लस एंगल BCF, एक्सटीरियर एंगल से। अब याद होगा आपको कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है उसके दो इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये आपको पता होगा। अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। पता है ना आपको? ये होता है ट्रायंगल में। क्योंकि यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल CBF, दिस ट्रायंगल CBF, दिस ट्रायंगल BFC, CBF, FCB, BFC, ये ट्रायंगल देख रहा है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए तो ये एंगल जो हुआ हमारा, ये एंगल अब कितना हो गया? 2 थीटा हो गया ना रे। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा ना, ये 2 थीटा हो गया। समझ में आ गया बाबू? तो अब देखिए हमारे पास ये हो गया हमारा 2 थीटा, तो यानी ये एंगल हो गया हमारा 2 थीटा। किससे हुआ? एक्सटीरियर एंगल से। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है, अब मैं तुरंत प्रूफ कर दूंगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए, ट्रायगोनोमेट्री आपने पढ़ा है, ट्रायगोनोमेट्री तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ट्रायगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए देखूं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मैं बात कर रहा हूं किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, फोटो में देखिए, मैं बात कर रहा हूं CBN ट्रायंगल की। CBN एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, CBN दिख रहा है। इन ट्रायंगल NCB या CBN, जो भी आप बोलना चाहो, इन ट्रायंगल NCB टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर BN दिख रहा है आपको? अरे ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ना, तो BN अपॉन बेस के जगह पे क्या हो जाएगा? NC या CN, जो भी आप बोलो, NC। अरे हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में BFN, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, BFN इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BFN, अगर आप ट्रायंगल BFN में देखो तो BFN में tan 2 थीटा लगाओगे तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा BN बाय FN, BN बाय FN। तो मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन 1 और इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2। मान लूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात तो यहीं पर कमाल होगा कि हम एपर्चर को स्मॉल करेंगे। अगर ये एपर्चर स्मॉल हो तो ये B P के बहुत पास होगा। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा कि इफ एपर्चर इज टू स्मॉल, अगर एपर्चर क्या हो? बहुत छोटा हो, तो देन टू स्मॉल, देन थीटा एंड 2 थीटा will also be too small, will also be too small।
अगर आप इसको अब सोचो, एपर्चर छोटा होने का मतलब ये बी पॉइंट पी के बहुत पास आ जाएगा। तो अगर बी के बहुत पास आएगा तो ये अगर जो ही देखो, ये जो ही नीचे आएगा तो थीटा भी छोटा होगा, टू थीटा भी छोटा होगा। तो इसके नीचे आने से थीटा और टू थीटा दोनों बहुत छोटा हो जाएगा। इफ एपर्चर इज टू स्मॉल देन थीटा एंड टू थीटा विल बी टू स्मॉल। और आप लिख सकते हो एंड एन विल बी सो क्लोज टू पी। और एक बात बताओ, ये n जो होगा, ये जो हमारा n है वो p के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये b जितना नीचे आते जाएगा n सटते जाएगा p की तरफ। तो n p में सट गया और थीटा टू थीटा बहुत छोटा हो गया, तो मैं n के जगह p लिख सकता हूं। मैं n के जगह क्या लिख सकता हूं? p लिख सकता हूं, और थीटा टू थीटा को मैं बहुत छोटा लिख सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बड़ा कारगर है। यहीं पर हमारा लिमिट है इस फॉर्मूला का। ये जो मैं बार बार बोलता था एपर्चर स्मॉल होना चाहिए, यहीं पर मेरा लिमिट है। क्योंकि ये सिचुएशन तभी वैलिड होगा जब एपर्चर स्मॉल होगा। अगर एपर्चर स्मॉल नहीं होगा तो थीटा टू थीटा भी स्मॉल नहीं होगा, और n को हम p भी नहीं लिख पाएंगे। तो चूंकि एपर्चर स्मॉल है तो हम थीटा टू थीटा हमारा बहुत छोटा हो जाएगा और n को हम p लिख पाएंगे। अब देखो ट्रायगोनोमेट्री कहता है, ट्रायगोनोमेट्री क्या कहता है कि इफ, यहां देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, उधर जगह नहीं है, यहां देखिएगा, इफ थीटा इज टू स्मॉल, अगर थीटा टू स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, अगर थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो आप टेन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। ये हमारा ट्रायगोनोमेट्री कहता है कि अगर हमारा थीटा बहुत छोटा हो तो हम टेन थीटा को सीधे क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो देखो टेन थीटा को सीधे थीटा लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं तो टेन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको टू थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टू थीटा लिख सकते हैं। और n चूंकि p के बहुत पास चला गया तो मैं nc को pc लिख सकता हूं। nc को क्या लिख सकता हूं? pc। क्योंकि अब देखो यहां पर क्या था, यहां हमारा nc था ना, तो इस nc को मैं pc लिख सकता हूं। क्यों pc लिख सकता हूं? क्योंकि मेरा n p के बहुत पास चला गया, क्योंकि अपर्चर छोटा था। तो मैं nc को pc लिख सकता हूं और nf को pf लिख सकता हूं। nf को क्या लिख सकता हूं? pf। nf को pf क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि np के पास चला गया। तो ये जो सारे बातें मैं कब लिख सकता हूं? जब एपर्चर स्मॉल। तो अगर इन सारी बातों को मैं लिखूं तो नाउ, अब इन सारी बातों को लिखने के बाद नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो क्योंकि ये सारे डाटा पुट हो जाएंगे ना, तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 में आप टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा। इक्वेशन 1 में टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा, क्योंकि टेन थीटा थीटा लिखा जा सकता है। और bn की जगह तो bn ही रहने दोगे, और नीचे में जो क्या था mc था उसे आप pc कर दोगे। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और इक्वेशन 2 हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 में टेन थीटा जहां था वहां पर आप क्या लिखोगे? टू थीटा लिख दोगे। टेन जहां पर टेन टू थीटा था, ये टेन टू थीटा को आप टू थीटा लिख सकते हो ना, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री कहता है इस बात को। तो आप इस टेन टू थीटा को टू थीटा कर दोगे, और bn की जगह bn ही रहने दोगे। bn की जगह क्या रहने दोगे? bn ही रहने दोगे। और नीचे में क्या था? fn था, इसे आप pf लिख सकते हो। इसे आप क्या कर दोगे? pf कर दोगे। अच्छा, अब ये इसको आप चाहो तो इस 2 को यहां ले जा सकते हो, तो यहां आप लिख सकते हो देयरफॉर थीटा इक्वल टू bn अपॉन 2pf। हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का LHS सेम है, इक्वेट कर दे दोनों को, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो यहां मैं लिखूंगा इक्वेटिंग 3 एंड 4। 3 और 4 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा bn बाय pc इज इक्वल टू bn बाय 2pf। अरे होगा रे, bn छम छम, bn क्या हो गया? छम छम हो गया। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं pc इक्वल टू 2pf। और अगर गौर से देखो तो क्या pc ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है? क्या pc ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है? और क्या pf ही फोकल लेंथ है? तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? r इक्वल टू 2f। क्या प्रूफ हो गया? आई होप आपको कनकेव मिरर के अंदर रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन समझ में आ गया होगा। प्रूफ समझ में आ गया? तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बढ़िया से ध्यान से लेक्चर को 2-3 बार देख के आप समझ जाइए
कि कोई भी दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत होगा तो फिर क्लास में हम कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, वैसे बोर्ड के लिए इसेंशियल है भी नहीं, तो बस नोट डाउन कर लेना, ध्यान से देखना। बस थीटा समझने में दिक्कत है यहाँ पे, आई आर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बस इतना में ही तो दिक्कत था, बाकी तो मैथ ही था। तो बस ध्यान, मैथ ही पूरा था भाई, तो बस यही था। और हम किस में देखेंगे अब हम देखेंगे किस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। तो कनकेव मिरर में समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते किसकी और, कन्वेक्स मिरर की। तो अब हम लोग देखते हैं किसमें, कन्वेक्स मिरर में। देखिए आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर दिख रहा है, इसमें हम अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन निकालते हैं। तो चलिए इसमें भी एक लाइट रे पैरेलल आया। एक बात बताओ, इसमें जो पैरेलल लाइट रे आएगा वो कहां से जाता हुआ लगेगा, फोकस से जाता हुआ लगेगा। तो ये लाइट रे यहां से फोकस से जाता हुआ लगा। और इसमें अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो इसमें भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये देखो ये यहां से ऐसे चला जाएगा। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो अब यहाँ पर अगर आप एंगल देखो, यहाँ पर भी आप डायग्राम लिख सकते हो। इसको ए मान लो सेम टू सेम, इसको बी मान लो और इसको डी मान लो। सी तो वहां है बुआ, तो इसको क्या मान लो, डी मान लो। और बी पॉइंट से आप एक क्या कर लो, नॉर्मल गिरा लो, जैसे उसमें गिराया था। और ये नॉर्मल, सॉरी इस तरफ हम लिख लेते हैं, ये नॉर्मल एन पर आएगा। और पोल हमारा यही है, पोल हमारा क्या है, यही है। अब देखो जरा सा हम खेल करना शुरू करते हैं फ्योटो में। एक बात बताओ, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप देखो, मैं फिगर से ही शुरू करता हूं, ध्यान से जल्दी जल्दी देखते हैं। फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर से ही शुरू करो तो फ्रॉम फिगर, फिगर से अगर शुरू करो आप, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो एंगल ए, ओ सॉरी एन नॉर्मल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ। इसको मैं मिरर को मैं एम एम डैश मिरर मान लेता हूँ। ध्यान से देखिए, इस मिरर को मैं क्या मान लूंगा, एम एम डैश मिरर। और इस नॉर्मल को मैं, इस नॉर्मल को यहाँ पर मैं एन प्राइम मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एन प्राइम, या एन डैश जैसे आप कहते हो। एन तो यहाँ ले लिया तो वहाँ एन प्राइम ले लेते हैं, एन प्राइम। तो अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो ए एंगल ए बी एन प्राइम इज इक्वल टू एंगल एन प्राइम बी डी। ये होगा कि नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से। रे अरे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये हो। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर आप देखो ये एंगल, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन होते हैं और ऐसे होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखिए मैं फिर से लिखूंगा कि एंगल ए बी एन प्राइम इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। ये किसकी वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। लिख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया। और अगर आप देखो फिर उसी तरह से, अब ये तो ये हो गया, एक यहां से आ गया। और अगर आप देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। देखो ये लाइन स्ट्रेट लाइन सीधे है और ये स्ट्रेट लाइन सीधे है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल एन डैश बी डी, एन डैश बी डी इक्वल टू एंगल एफ बी सी। किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स भी सेम हो गया। अगर इन तीनों इक्वेशन को गौर से देखो तो पहले इक्वेशन में ये दोनों बराबर है और ए बी एन डैश एफ सी बी के बराबर, एन बी डी एफ बी सी के बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों तीनों को अगर आप देखें फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस, आप कह सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी दैट इक्वल टू थीटा। ये कहां से आया आपको, इन तीनों इक्वेशंस को मिलाने से। देखिए ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। अरे होगा ना। तो ये किससे आ गया आपका, ये तीनों, ये थीटा थीटा के बराबर। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ये थीटा, ये भी थीटा, तब ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, टू थीटा। जस्ट जैसे हमने पहले किया था, ये क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, या यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल
बी एफ एन, एंगल बी एफ एन इज इक्वल टू 2 थीटा। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट, इतना तुम लोग गधा थोड़े है, डायरेक्ट 2 थीटा। क्यों 2 थीटा? डायरेक्ट लिखोगे एक्सटीरियर एंगल से। किससे? एक्सटीरियर एंगल से। तो बस अब कमाल हो गया, अब तो सब चीज सेम हो जाएगा। अब सब चीज कैसे? ट्रायगोनोमेट्री की तरह। तो अगर आप देखो तो यहां से रिलेशन निकालो, तो रिलेशन निकल के आएगा क्या? इन ट्रायंगल किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बी सी एन ट्रायंगल, देखो ये पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी एन। अगर बी सी एन ट्रायंगल में देखोगे तो क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन एन सी, बी एन अपॉन एन सी। दिस इज इक्वेशन 1, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और उसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में बी एफ एन में, किसमें? बी एफ एन में अगर देखो तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा बराबर, देखो इस ट्रायंगल में tan 2 थीटा बराबर बी एन अपॉन एन एफ। देखिए इक्वेशन फिर वहीं चला गया क्या? जैसे प्रीवियस में हुआ था वैसे ही चला गया इक्वेशन 2 में। और अब फिर वही डायलॉग हम लिखेंगे जो डायलॉग हमने पहले लिखा था। कौन सा डायलॉग? कि इफ एपर्चर इज टू स्मॉल, इधर की और मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट वाले से लिख दूं मैं, आपको ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा कि इफ एपर्चर इज टू स्मॉल, अगर एपर्चर बहुत छोटा हो, टू स्मॉल, देन थीटा एंड 2 थीटा विल बी टू स्मॉल। थीटा और 2 थीटा भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। टू स्मॉल एंड n will be too close to p। n जो होगा वो क्या होगा? p के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो अगर ऐसा सारा बात हो जाए, और हम ट्रायगोनोमेट्री से जानते हैं कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर, tan 2 थीटा के बराबर, एन सी पी सी के बराबर, और एन एफ पी एफ के बराबर। ये बात तो सेम डायलॉग हो गया, सिमिलर डायलॉग प्रीवियस। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, फ्रॉम ट्रायगोनोमेट्री, जो स्टेटमेंट आपने वहां लिखा यहाँ उठा के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख लेंगे नाउ इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होके बन जाएगा? देखिए मैं tan थीटा को क्या लिख दूंगा? थीटा लिख दूंगा, और bn को मैं bn ही रहने दूंगा, और nc को मैं pc लिख लूंगा। nc को क्या लिख लूंगा मैं? pc। दिस इज माय इक्वेशन 3, ये मेरा इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 2 को मैं बनाऊं अगर, तो tan 2 थीटा को मैं क्या लिख लूंगा? 2 थीटा लिख लूंगा, और bn को मैं क्या रहने दूंगा? bn ही रहने दूंगा रे। और nf को मैं क्या कर दूंगा? pf कर दूंगा। और अगर आप देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लाऊं, तो ये मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू bn अपॉन 2pf। दिस इज माई इक्वेशन 4। और मैं इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा इक्वेटिंग 3 and 4। 3 और 4 को अगर मैं इक्वेट करूं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 को जब मैं इक्वेट करूंगा, वहां लिखिएगा आप, 3 और 4 को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? मैं लिखूंगा bn अपॉन pc इक्वल टू bn अपॉन 2pf। bn छम, तो हम लिखेंगे pc इक्वल टू 2pf, यानी r इक्वल टू 2f। दिस इज अगेन द प्रूफ। तो दोनों मिरर्स में आपने प्रूफ देख लिया। तो ये 10th के लिए एसेंशियल नहीं था, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। समझ में आ गया तो बहुत सुंदर, आई होप समझ में आ ही गया होगा। कोई डाउट होगा तो बस यहाँ एंगल में सारा खेल है, एंगल में ही आपको समझना है। तो नहीं होगा तो लैब क्लास में मैं इस एंगल वाले को एक बार समझा दूंगा। मैथ तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, मैथ में तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए।
पूरा का पूरा गणित है। नहीं भी समझ में आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए नेसेसरी नहीं है, आपसे कहीं भी प्रूफ पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन आपको मैंने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर देखिए, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन। तो वो भी लेक्चर आ गया होगा या आ जाएगा बहुत जल्द, तो वो लेक्चर देख लीजिए। इस लेक्चर के बाद वो लेक्चर देख लीजिए, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में, तो बेटर रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।